कभी कहते हैं कि उनके खाना पीने में आम उनको दिए गए, जबकि बाद में पता चलता है वो आम वगैरह उनके घर से आए थे, मिठाई वो खुद खा रहे थे, ताकि लोगों को अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम के झूठे इल्ज़ामों का पर्दाफाश किया जा सके और लोगों को असलियत तो पता हो कि विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, हमदर्दी बटोरने के लिए और ये दिखाने के लिए कि केंद्र सरकार उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो खुद अपने खाने के लिए मना कर रहे हैं। और जो मेडिकल टीम बैठती है, जो काउंसिल है, उससे लगातार कंसल्टेशन में बैठती हैं और सुनीता केजरीवाल जी, यानी कि उनकी देखरेख और सुपरविजन में सुनीता जी की सारा खाना पीना उनको दिया जा रहा है। पहले आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्रीय सरकार जो है जानबूझ के अरविंद केजरीवाल जी के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। कभी कहते हैं उनको इंसुलिन नहीं दिया गया, कभी कहते हैं कि उनके खाना पीने में आम उनको दिए गए, जबकि बाद में पता चलता है वो आम वगैरह उनके घर से आए थे, मिठाई वो खुद खा रहे थे। अब एक और नया इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनका वेट 8 किलो कम हो गया है। तो मेडिकल रिपोर्ट का सार्वजनिक करना ज़रूरी है ताकि लोगों को अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम के झूठे इल्ज़ामों का पर्दाफाश किया जा सके और लोगों को असलियत तो पता हो कि विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, हमदर्दी बटोरने के लिए और ये दिखाने के लिए कि केंद्र सरकार उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये ज़रूरी है कि मेडिकल रिपोर्ट सामने आए और लोगों को पता चले कि किस तरह से केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। उनका वेट 1.5 किलो कम हुआ है, वो खुद अपने खाने के लिए मना कर रहे हैं और जो मेडिकल टीम बैठती है, जो काउंसिल है, उससे लगातार कंसल्टेशन में बैठती हैं और सुनीता केजरीवाल जी, यानी कि उनकी देखरेख और सुपरविजन में सुनीता जी की सारा खाना पीना उनको दिया जा रहा है। तो कृपया करके झूठ बोलने से बचें और जब आपका झूठ पकड़ा जाता है तो आप कह रहे हैं केंद्र सरकार जो है सार्वजनिक कर रही है मेडिकल रिपोर्ट। सरकार है उसने अपने प्रॉमिस जो है पूरे नहीं करे हैं। 303 से अब 240 सीटों पर लोकसभा में बीजेपी आ गई है। अगली बार ये सिर्फ 40 सीटों तक सीमित रह जाएंगे। SC एक्ट और संविधान को लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा और इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर भी आरोप लगाए। पिछले 3 चुनावों में, यानी कि पिछले 3 लोकसभा चुनावों में जितनी भी सीटें कांग्रेस की आई हैं, उस सबसे ज़्यादा भाजपा की इस चुनाव में आई है, जो हमारा लो स्कोर माना जाता है। यानी कि 40 साल के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही पार्टी लगातार सबसे बड़ी पार्टी बनकर 3 चुनाव में उभर के आई है। तो बजाय ये कि अपनी हार की समीक्षा करें और समझें कि क्यों लोग उनको बार बार उनको इनकार कर रहे हैं और क्यों लोग उनको बाकायदा खदेड़ रहे हैं, बजाय ये समझने के प्रमोद तिवारी जी बिजी हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, सबसे बड़े अलायंस का हिस्सा होने के बावजूद क्यों उसकी सीटें कम क्यों हुई। भाई आपकी सीटें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? राहुल गांधी को लोग बार बार रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? इसका तो जवाब दें। शरद चंद्र पवार उन्होंने कहा इमरजेंसी को लगे 50 साल हो चुके हैं, उसको लेकर माफ़ी मांगी जा चुकी है, लोगों ने माफ़ भी कर दिया। लेकिन उस पार्टी का क्या जो अभी सत्ता में है और लगातार संविधान के खिलाफ काम कर रही है? अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ काम कर रही है तो उनको कुछ ठोस पुख्ता सबूतों के साथ, उदाहरणों के साथ कोर्ट जाना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि संविधान की बात ही ना की जाए, तो आपको लगता नहीं है कि जो हमारे देश का सबसे के इतिहास, आज़ादी के इतिहास का सबसे काला खंड जो रहा है, उसकी चर्चा हो, उस काले अध्याय को, उस काले दिन को हम हमेशा याद रखें, ताकि आइंदा कोई भी वो ना करे जो इंदिरा गांधी जी ने हमारे देशवासियों के साथ किया था, विपक्ष के साथ किया था, प्रेस के साथ किया था और आम जनता के साथ किया था। चाहे वो फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन हो या नसबंदी के मामले हों, या फिर विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस के भरना हो, या फिर जो हमारे प्रेस और मीडिया के सीनियर वरिष्ठ लोग हैं उनको भी जेल में ना सिर्फ डालना बल्कि ताला लगा देना अखबारों में। तो ये हमेशा हमें याद रखना होगा, संविधान की दुहाई देने वाले लोग अब बड़े घबरा रहे हैं संविधान की बात करने पर। ये समझ में नहीं आ रही है बात। क्या इसलिए क्योंकि संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है और लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि संविधान के साथ किस तरह से खिलवाड़ और किस तरह से उसको रौंदने की कोशिश इंदिरा गांधी जी के साथ राजीव गांधी ने और कांग्रेस की सरकारों ने लगातार की है।
एएसआई में है, उनका भी बयान आया है कि एएसआई की रिपोर्ट से ये सिग्निफिकेंट हो गया है पूरा मामला, जिसमें ये रिपोर्ट प्रूव करती है कि जो केस को लेकर जो स्टेटमेंट है कि और सुनवाई होगी वहाँ पर मंदिर को एक मस्जिद की तरह यूज़ किया जा रहा है। एएसआई का ऑर्डर पास हुआ था 2003 में, वो पूरे तरीके से गलत है। देखिए, सच तो ये है कि इस्लाम में अगर कोई चीज़ जहाँ पे बुत परस्ती कहते हैं या भगवान की जहाँ पे पूजा होती है, तो वो उसमें मस्जिद बन नहीं सकती। ये बात तो है ही, सही है। और मुझे लगता है ये पूरा मामला अदालत में है और लोगों को जो भी अदालत तय कर रही है, जिस तरह से भी इस केस को सुपरवाइज़ कर रही है और जिस तरह से सबूतों के आधार पर ही फैसला आगे आएगा, हमें उसको पूरी तरह से समझना चाहिए, उसकी पूरी इज्जत करनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें अपने या तो बयान देना चाहिए या अपने आचरण के ज़रिए हम ये जाहिर करें कि हमें पूरी तरह से संवैधानिक कार्रवाई में यकीन है। सोचिए आप, सीए को लेकर कितना हंगामा हुआ, किस तरह विपक्ष के लोगों ने हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों को, माँओं को, दादियों को, नानियों को घसीट घसीट कर बाहर खड़ा किया और डराया और धमकाया कि देखो सीए आ रहा है, तुम्हारे साथ क्या होगा। कितना बड़ा झूठ था वो, कितना परेशान किया उन्होंने मुस्लिम समाज को, कितना वर्गलाया उनको। और सच तो ये है कि असम में सिर्फ 2 एप्लीकेशंस आई हैं, क्योंकि कानून ही उन लोगों के लिए है कि 2015 से पहले जो लोग अप्लाई कर रहे हैं नागरिकता के लिए, उनको प्राथमिकता दी जाए, वो फास्ट ट्रैक हो। एक बहुत ही बुनियादी कानून है, लेकिन आप सोचिए उसके लिए कितना हंगामा हुआ। और अब हेमंता बिस्वा शर्मा जी की तरफ से बयान आया है कि जो लोग 2015 से आए हुए हैं वो और अप्लाई करें, क्योंकि बाकी बहुत सारे ऐसे लोग अप्लाई कर रहे हैं जो 2015 के बाद आए हैं, उनके लिए कानून जो है मान्य नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग 2015 से आए हैं, जो शरणार्थी हैं, जो उत्पीड़न के चलते, ख़ासतौर से इसलिए कि वो हिंदू हैं या सिख हैं या पारसी हैं या बौद्ध हैं, उनको आना चाहिए और उनको शरण मिलेगी भारत में, बशर्ते वो 2015 से अगर आए हैं तो उसको फास्ट ट्रैक करके उनको देश की नागरिकता मिलेगी। लेकिन आप सोचिए कितना हंगामा, कितना उन्होंने किस तरह से लोगों को निकाल के घरों से उनके दिल में, उनके मन में दहशत फैलाई। और मुझे लगता है इसके लिए पूरे विपक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए, जाना चाहिए। हमारी वो बूढ़ी नानी दादी जो ओखला से जिनको निकाल के बैठाते थे ठंड में, उनसे जाकर माफ़ी मांगे। मैम, आखिर किया गया है कि अब डिवोर्स मुस्लिम वुमेन्स भी मेंटेनेंस के लिए कर सकेंगी अपना अधिकार, उसको लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है, किस तरह से आपको ये जो विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और कुछ मौलानाओं की तरफ से किया जा रहा है, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, उसका कोई आधार नहीं है। हम सब जानते हैं कि देश की मुस्लिम महिला देश की नागरिक है और हमारे देश के जितने भी कानून हैं महिलाओं के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको महफूज रखने के लिए, वो मुसलमान बहन पर भी उतने ही बराबर से लागू हैं। आप देखिए कि 1985 में शाह बानो का जो फैसला आया था, ऐतिहासिक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन राजीव गांधी जी की सरकार ने कैसे उसको पलटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको इसी तरह के मुस्लिम लॉ बोर्ड को खुश करना था, तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। और ऐसा करते हुए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को अंधकार की खाड़ी में फेंक दिया। और आप सोचिए, अब ये वक्त आया है, इतने साल बाद वही बात कही जा रही है और अभी भी आप देखिए कि उसको लेकर भी लगातार उसको चुनौती दी जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि गरीब मुसलमान तलाकशुदा महिला अपने गुज़र बसर के लिए अगर मेंटेनेंस की बात अपने पूर्व पति से करे ताकि उसका और उसके बच्चों का पालन पोषण गुज़र बसर ठीक से हो, तो उसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके मज़हब में दखल अंदाजी है।